मैं डॉक्टर एलोरा नंदी, प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ गोपालगंज और सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से गोपालगंज के तमाम नागरिकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं गोपालगंज रिपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे लाइव आने का मौका दिया है। आज मैं अपनी मन की बात में ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना की वजह से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और कैसे हम लोग इसे कम कर सकते हैं। शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगी कि आखिर कोरोना के शिकार हम कैसे हो जाते हैं। दरअसल कोरोना एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना मरीज के संपर्क में आने से कोरोना होने का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना हो गया है, इसके लक्षण 7 से 10 दिनों के बाद पता लगने लगता है, दिखने लगता है उसका सिम्टम्स। लेकिन जब एसिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीजों का जो लक्षण है वो 1 महीने के तक नहीं पता लग पाता है। 1 महीना तक पता के बाद या 1 महीने के अंदर तक इतना ड्यूरेशन हो जाता है, वहां जाके पता लगता है। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोरोना मरीज को खुद नहीं पता लगता है कि उसको कोरोना हुआ है और नॉर्मल उसको सर्दी जुकाम भी हल्का फुल्का हुआ या नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये भी बहुत खतरनाक होता है। ये एसिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीज होते हैं और इनको खुद भी नहीं पता लगता है और ये लोगों के संपर्क में आते रहते हैं और अल्टीमेटली एक बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इसके अफेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी कोरोना आजकल का जो माहौल अभी चल रहा है कोरोना का, उसको देखते ही कहा जा रहा है कि कम से कम हर इंसान से 6 फीट का दूरी हमको रखना होगा। 6 फीट की दूरी से हम बातचीत करें, मास्क लगा के रहें। अगर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, घर में भी जा रहे हैं, तो कोशिश ये होना चाहिए कि हम कम से कम लोगों के करीब रहें, थोड़ा दूर ही रहें। तो अगर हम टीवी भी देख रहे हैं तो डिस्टेंस बना करके ही बैठ के देखें। इस तरह का अगर हम करते हैं तो ज़्यादा हम सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक जो कोरोना पेशेंट्स होते हैं उससे सोसाइटी को ज़्यादा खतरा है। अभी हम लोग देख रहे हैं गोपालगंज में भी जितने मैक्सिमम इधर जो निकले हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स में थे, उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि सब एसिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिसके लक्षण बिल्कुल पता नहीं था और उनको देखा गया है कि वो कोरोना पेशेंट हैं। और सबसे है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं या ऐसे भी जो कोरोना पेशेंट होते हैं, तो कोरोना उन लोगों को ज़्यादा और असर करता है जिन लोग जो घर में जो बुजुर्ग हैं या जिनका इम्यून सिस्टम जिनका कम है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता जिनकी वीक है, उनको ये ज़्यादा असर करता है। या फिर कोई व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ ही है, किसी को हार्ट का बीमारी है, किसी को दमा का पेशेंट है, किसी को सांस की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, तो वैसे में देखा जाता है कि वो मतलब उसको खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वैसे लोगों को थोड़ा सा बच के रहना होगा। और हम देख भी रहे हैं कि हमारे जो भी कोरोना पेशेंट्स को इनके करीब में ना आए तो ज़्यादा ये बेहतर होगा। अब हमें ये देखना है कि इसका समाज पर क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो कोरोना का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा है कि एक भय का माहौल पैदा हो गया है। एक अजीब सा लोग भय का माहौल में जीने लगे हैं, डर बन गया है मन में। और यही भय का प्रतिफल है कि निराशा पैदा हो गई है, लोग डिसकंटेंट, और या तो फिर वो अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में। तो ये दोनों ही चीज़ बहुत खतरनाक है लोगों के लिए, क्योंकि इंसान डिसकंटेंट में क्या होता है, इंसान को ये लगने लगता है कि मैं बिल्कुल, मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरी सारी क्षमताएं खत्म हो गई हैं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यही निराशा जो है, यही जो इनकंटेंट है, डिसकंटेंट है, ये बाद में जाकर अवसाद में चेंज हो जाता है। और धीरे धीरे ये लगने लगता है, आदमी सोचने लगता है कि मेरी सारी क्षमताएं नष्ट हो गई हैं। ये बहुत भयानक स्थिति है जब इंसान ये सोच ले कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ या कुछ भी नहीं मुझसे हो सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक टेंडेंसी, और यही सुसाइडल टेंडेंसी में चेंज होता है। आप देखिए एक चीज, आप मैं याद दिलाना चाहूंगी, अभी 2 दिन 3 दिन पहले का खबर या 2 ही दिन पहले की खबर है कि एक मजदूर
को ट्रेन पकड़ना था, थावे स्टेशन पे वो खड़ा हुआ है, वो टिकट लेने जा रहा था और ट्रेन आती है, वो टिकट लेना छोड़कर निकलता है और सीधे जाके ट्रेन के आगे कूद जाता है, सुसाइड कर लेता है। और इस अभी उसके 2-3 दिन के पहले एक और सिवान की भी ये घटना है कि एक मजदूर ट्रेन के आगे कूद गया। तो ये बिल्कुल वही है, अवसाद है। मैं बिल्कुल बोलूंगी ये जो मजदूर लोग आ रहे हैं उनमें डिप्रेशन होगा, वो निराशा में चेंज होगा और फिर वो अवसाद में जाएंगे। इस तरह से इसको हमको रोकना होगा। क्यों? और एक चीज है, देखिए बड़े बड़े जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, उनमें भी देखिए रिटायरमेंट के बाद वो भी अक्सर ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जब वो अपने पोस्ट पे रहते हैं, तो अपने जब पद पे रहते हैं, तो उस समय 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग उनको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम करते हैं। और वो चीज जब उनका रिटायरमेंट के बाद कम हो जाता है, वहीं से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें ये है कि इस डिप्रेशन का जो खतरा बढ़ गया है, इससे हमको निकालना होगा। इस माहौल को बनाकर नहीं हम रख सकते हैं, इससे हमको इस माहौल को नॉर्मलाइज करना होगा। और क्योंकि हमको ये समझना होगी जो स्थिति अभी है उससे जीता जा सकता है, उससे लड़ा जा सकता है। इस संघर्ष को हम मिलकर जीतेंगे, ये निर्णय हमें लेना होगा। हम जीत सकते हैं, क्योंकि ये तो एक महामारी है, इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, ट्रीटमेंट शायद कम है, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट तो कुछ हो ही रहा है ना, तो इतने सारे लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। और कुछ हमारे बॉडी में खुद ऐसा सिस्टम है, खुद हमारे शरीर के कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जो लड़के उस वायरस को, कोरोना के वायरस को वो डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं और पेशेंट ठीक हो जा रहा है। ज्यादा संख्या ठीक होने की है, इस चीज को आप तो एकदम ध्यान से सुन लीजिए। कोरोना से बहुत कम लोग मर रहे हैं, बहुत, और इंडिया में तो और भी संख्या कम है मरने वालों की। इसलिए आप लोग बिल्कुल नहीं डरिए, एकदम हिम्मत से इससे लड़ना है। आप अगर हिम्मत बना लीजिएगा कि कुछ नहीं, अरे कोरोना मुझे नहीं कुछ बिगाड़ रहा है, और मैं इतना तो सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आप लोग हमेशा आ रहा है, टीवी चैनल्स पे आ रहा है, न्यूज पेपर में आ रहा है, आपका मोबाइल पे आ रहा है, उसको सिर्फ अगर हम लोग फॉलो करें, गर्म पानी पीते रहें, काढ़ा हमारा एकदम ये है, काढ़ा पीजिए बना करके, चाय की जगह पे काढ़ा पी रहे, गर्म पानी नींबू डालिए, उस पानी को पिए, थोड़ा सा शिप करते रहिए गर्म पानी को, तो बेशक वो आपको फायदा करेगा। हम लोग जैसे लहसुन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आप लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लीजिए, उसको शहद में मिला करके 1 चम्मच खा लीजिए, वो आपको गर्म पानी से खा लीजिए, वो आपको बहुत फायदा करेगा। अगर जिसको दूध पीने की आदत है रात में, तो दूध में हमारा जो हल्दी है, उस हल्दी को पीस करके उसमें डाल दीजिए, उसको पीजिए, वो आपको इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। तो इम्यून सिस्टम को आपको, आपका जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाकर आपको रखना होगा। और फिर भी अगर हमको हो ही जा रहा है, बीमारी तो कोई भी हो सकता है किसी को, और बट लोग ना इसको एक ऐसा सोच लिए हैं कि अरे कोरोना हो गया है, मैं बहुत पाप कर लिए। ऐसा नहीं कुछ है, बीमारी है, इसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको डायबिटीज है, तो ये पाप है। बीमारी हो सकता है, और इसको छुपाना भी नहीं है हमें, कभी हम नहीं छुपाए। क्या छुपाना है हमको? बीमारी हो गया, ठीक है, ठीक हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। हम मरने के लिए तो तमाम बीमारियां हैं, रोड एक्सीडेंट में कितने लोग मर जा रहे हैं, कितने भयानक भयानक बीमारी, आपका कैंसर से कितने लोग मर जा रहे हैं। तो डरना नहीं है कोरोना से, डर किस बात के लिए? फाइट द सिचुएशन। और हमें अपने देश के डॉक्टर्स पे भरोसा है, हमारे यहाँ की जो मेडिकल है उस पर हमको भरोसा करना होगा। वो हमें बिल्कुल, अभी जो हमारे वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स, वो एकदम फाइट कर रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनका साथ देना है हमको। हम लोग बिल्कुल जीत जाएंगे इस माहौल से। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हुआ है कि जैसे देखिए, स्कूल को बंद कर दिया गया और बोल दिया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप लोग पढ़ा दीजिए। अब देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पढ़ा देना, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहला, जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इंटरेक्टिव सेशन जो चला रहे हैं, इस देश में क्या ऐसा ट्रेनिंग इस टीचर्स को दिया गया था या दिया गया है? नहीं, शायद जवाब आएगा नहीं। और जो बच्चे, हर बच्चे के घर में क्या एंड्रॉयड मोबाइल है क्या? हर के घर में क्या नेट है क्या? और अगर सब है, मान लीजिए हम सबके घर में एंड्रॉयड भी है और आपका नेट फैसिलिटी भी है, तो क्या
वो जो बच्चे हैं उनको इंटरेक्टिव क्लास करने की उनमें क्या क्षमता है, वो क्या इस तरह के क्लासेस कर पा रहे हैं, कर सक रहे हैं क्या। और तीसरा है कि स्कूल के पास में वैसा पूरा एक सेटअप होना चाहिए, वैसा एपरेटस होना चाहिए, नेट फैसिलिटी होना चाहिए। और देखिए हमारे मतलब ये या तो फिर ये देश हमारा मान चुका है कि हर हमारे देश में पूरे घर में पूरे गांव के हर एक जगह पे नेट भी है और सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी, या तो फिर ये मान चुके हैं। क्योंकि इस सिस्टम को लागू करने से पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एजुकेशन एक्सपर्ट से इसका राय मशविरा किया गया होगा। अगर राय मशविरा किया गया रहता तो ये नौबत नहीं आती। अब देखिए इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्रिटिसाइज भी हो रहा है, और टीचर्स बहुत मेहनत करके कोई वीडियो बना के डाल रहा है, कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, लाइव क्लासेस ले रहा है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, सब कोशिश कर रहे हैं, सब बना रहे हैं। अब उसमें कोई अच्छा बना ले रहा है, कोई नहीं बना, किसी का मोबाइल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, एक साधारण तबके के हैं हमारे टीचर्स, तो उनके पास उस तरह का फैसिलिटी नहीं है उस तरह मोबाइल रखने का, और कोई अभी तक सोचा भी नहीं था। बहुत लोग था कि सिर्फ मोबाइल में हम कॉल आया रिसीव कर लिए, कॉल करके बात कर लिए, ना तो वो अभी तक फेसबुक चलाए, ना तो व्हाट्सएप चलाए हैं, तो उनको तो बहुत मुश्किल है फिर। तो या तो फिर ये देश हमारा मान चुका है कि सबके पास एंड्रॉयड है, सबको सब कुछ करने आता है, लेकिन यहाँ ये सोच लेना ही हमारे लिए भूल होगी। और गांव में तो ऐसा स्थिति है, गांव की जो रिमोट एरियाज हैं हमारे गांव में, उसमें तो ऐसा है कि हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो गांव में चले गए, जो लॉकडाउन हो गया तो गांव को शिफ्ट कर गए। बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गांव में चले गए हैं। वहां तो नेट फैसिलिटी नहीं है, अगर नेट फैसिलिटी है तो बहुत पुअर उसका ये है, उसका जो आप 4G 3G बोल रहे हैं वो है ही नहीं वहां पे। तो ये सब तो प्रॉब्लम्स आ रहा है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस ये हो रहे हैं कि अब पेरेंट्स बोल रहा है कि मैं तो फी नहीं दूंगा, मेरा बच्चा तो किया नहीं क्लास, स्कूल बोल रहा है कि मैं तो क्लास मैं तो कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, मेरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह का एक बड़ा ही एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई है। ये एक अलग मुद्दा है बहस का, उसमें भी हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन सच में यह है कि क्या मशीन से ही हो जाएगा? कंप्यूटर है, सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन क्या उसके लिए वो सब कुछ कर लेगा? नहीं, उसका चलाने वाला चाहिए, उसका एक्सपर्ट चाहिए, तब हम इस तरह के सिस्टम को लागू कर सकते हैं और सक्सेसफुल कर सकते हैं। दूसरी एक बात आ रही है आजकल जो आ रहा है, अरे मजदूर है, मजदूर है, मजदूर आ रहा है, मजदूर गया, मजदूर। आखिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मजदूर आखिर है कौन? ये जो मजदूर है, मजदूर जा रहे हैं, ये मजदूर आ गए, 1.5 लाख मजदूर आने वाले हैं बिहार में, तो ये मजदूर है कौन? यही कहना चाहते, ये वही मजदूर हैं, ये वही हमारे लोग हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जो अन्य राज्यों में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। ये काम करने वाले लोग हैं जो डिफरेंट कैपेसिटीज में काम कर रहे थे। सिर्फ वो अनस्किल्ड लेबर नहीं थे, वो उस फैक्ट्रीज में, उस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, वो स्किल्ड लेबर थे। अब वो लोग आ रहे हैं प्रदेश में, हमारे आ रहे हैं। अगर हम उनको मनरेगा के तहत हम उनको मजदूरी दे भी दे रहे हैं, तो क्या हम उनकी क्षमता का सही उपयोग कर लेंगे क्या? शायद नहीं करेंगे। उनके क्षमता का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्किल्ड पर्सन को अगर हम अनस्किल्ड काम करवाएंगे तो उसके हमारे देश को के उत्पादक क्षमता पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, और इसका हमारे पास कोई अभी प्लानिंग नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो कोरोना का जो इफेक्ट हुआ है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट 3 चीजों पे सीधा सीधा पड़ा है। एक स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर। बहुत बेरोजगारी आने वाली है, बहुत बेरोजगार लोग हो चुके और बहुत ज्यादा बेरोजगारी आने वाली भी है। तो इससे निकलने का हमें रास्ता देखना होगा कि किस तरह से हम इससे बाहर निकल के आ पाए, क्योंकि ये कोरोना तो एक महामारी है, तो सारा कुछ बंद कर लेने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा?
क्या सारा कुछ इस महामारी के चलते बंद कर देना क्या ठीक है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक तो देखिए, जितने भी बड़े बड़े मेजर इंडस्ट्रीज थे उनके ब्याज को माफ कर दिया गया है। अभी आपने हमारे निर्मला सीतारमण का जो आप लोगों ने सुना होगा, हमारे जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो अपने भाषण में उस दिन 4 बजे कहा है, उन्होंने कहा कि मेजर इंडस्ट्रीज के जितने भी बकाया था, जो भी ब्याज है, उसको माफ कर दिया गया है। यानी इंडस्ट्रीज को सीधे सीधे शब्दों में उसका राइट ऑफ कर दिया गया है। राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि उनका जो भी बकाया राशि था, जो भी उनका ब्याज था, उसको वसूलने की अभी कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी। और दूसरा, जो छोटे इंडस्ट्री, छोटे फैक्ट्री थे, छोटे छोटे जो थे, उनका माफ नहीं किया गया। ये आप स्पष्ट मैं कर देना चाहती हूँ, उनका राइट ऑफ नहीं किया गया है। सिर्फ राइट ऑफ किया गया है किसका? जो बड़े इंडस्ट्रीज थे, जो बड़े फैक्ट्रीज थे। छोटे फैक्ट्री वालों को वो सुविधा नहीं दी गई है। उनको क्या सुविधा दी गई कि उनको कहा गया कि 4 साल तक आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अब देखिए, जो बड़े इंडस्ट्रीज थे वो उनका पिछला बकाया हम नहीं ले सकते हैं, और वो जो लोन लिए थे वो तो चुकता कर ही नहीं पाए। वो अब अगर लोन लेंगे तो जो पिछला नहीं चुकता कर पाए तो इसको क्या चुकता कर पाएंगे क्या? उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये कहा गया कि आप, उनका राइट ऑफ तो नहीं किया गया, उनका कुछ इस तरह का कोई माफी नहीं किया गया है। उनको ये कहा गया कि आप 4 साल तक बैंक से लोन ले सकते हैं। उसी को कहा गया आर्थिक पैकेज। उसी को, लोन लेने को ही आर्थिक पैकेज कहा गया है। यानी कर्ज लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, जिसका नाम आर्थिक पैकेज दिया गया है। यानी लिबरलाइजेशन ऑफ सिस्टम, लिबरलाइजेशन ऑफ लोन कहा जा सकता है सीधे सीधे शब्दों में। ये तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन अब मैं कम शब्दों में, आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगी, कम शब्दों में मैं अब आती हूँ कि इसके प्रभाव को आखिर हम कैसे कम कर सकते हैं। जो कोरोना का जिस तरह का जो इफेक्ट होते हैं, 3 सेक्टर मैंने बता दिया कि जो बहुत ही मुश्किल में है, उस पर फिर मैं अभी बाद में आ रही हूँ। तो हम इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? इसके प्रभाव को हम क्षमता को बढ़ा करके ही कम कर सकते हैं। यानी क्षमता, यानी जो हमारे स्किल्ड लेबर हैं उसके हिसाब से हमको उसको मनरेगा के तहत अगर हम काम देते हैं, जो हमारे ये स्किल्ड लेबर वहां पे 15,000, 16,000, 17,000 इस तरह से और भी ज्यादा जो कमा रहे थे, आपको उनको अगर 100 रुपया मनरेगा के तहत देंगे तो क्या उनके क्षमताओं का आप सही उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उनके हिसाब से करने के लिए अब आपको बड़ा बड़ा फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा, आपके यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी बैठाने पड़ेंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या बात है भाई कि बिहार में ही लोग जा रहे हैं, बिहार के ही मजदूरों का पलायन है, क्यों गुजरात के मजदूर नहीं पलायन कर रहे हैं? क्यों महाराष्ट्र के मजदूर नहीं पलायन किए? क्यों दिल्ली के मजदूर नहीं पलायन किए? अरे वहां पे इंडस्ट्रीज हैं, आपके गुजरात में इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, आपके महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, दिल्ली में हैं। तो वहां पे हमारे यहाँ के लेबर, हमारे यहाँ के मजदूर, हमारे यहाँ के कैपेबल लोग जा करके वहां काम कर रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे थे वो लोग, और काम कर रहे थे क्योंकि उनको सस्ते में मजदूर मिल जा रहा था, उनको सस्ते में काम करने वाले लोग मिल रहे थे, इसलिए वो लोग वहां पे काम कर रहे थे। तो अब हमारा वक्त आ गया है कि हमको अपने प्रदेश का विकास करना होगा, और अपने प्रदेश के विकास के लिए हमको बड़े बड़े योजनाओं को, बड़े बड़े फैक्ट्रीज को और छोटी फैक्ट्रीज को भी सब हमको यहाँ पे मुहैया कराना होगा। क्योंकि आज जो ये पलायन हुआ है, गुजरात से हो या महाराष्ट्र से हो या दिल्ली से या तमाम और भी जो भी शहर हैं,
वहां से अगर पलायन हुआ है तो हमारे स्टेट को ये सोचना होगा कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री, यहाँ पे फैक्ट्री उस तरह से दें, उन लोगों को उनकी क्षमता के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से हम उनको काम दें, उनको हम अपने जब यहाँ खपत करेंगे तो हमारे जो राज्य है, राज्य का, प्रदेश का तो विकास होगा ही, और इस तरह से हमारा देश भी विकास करेगा, और हमारे जो और भी हमारे जो मजदूर भाई हैं या हमारे जो बिहारी जो हमारी जनता है वो भी विकास करेगा। हम में क्षमता है, इस पे कहीं नहीं शक करने का कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम तो कई सारे विदेशों में भी गए हैं, बहुत सारे देश का मैंने भ्रमण किया है और देखा है विदेशों में कि बहुत हमारे इंडियन है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो लोग, एकदम बहुत ज्यादा संख्या में वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो क्षमता पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिहार के बहुत सारे लोग हैं हमारे जो विदेशों में काम कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, सब काम कर रहे हैं हमारे बिहारी भाई। तो उनमें क्षमता है, तो हमें अपनी क्षमता को पहचानना होगा और हमको उनको यहीं पे एडजस्ट करना होगा जिससे हमारे राज्य का विकास हो सके। देखिए, एक तो बात ये था कि हमारा जो शराबबंदी हुआ, शराबबंदी तो हमारे बिहार में पहले से ही था, गुजरात में भी है। हमारा रेवेन्यू तो ऐसे भी हमारे स्टेट के पास कम है, लेकिन सरकार के पास रेवेन्यू है, इसलिए शराब की दुकानें खोल दी गई। तो आप जनता के जान के को जोखिम में डाल के सरकार अपना राजस्व की वसूली करे, ये तो बहुत हास्यास्पद बात मुझे लगा। इसका तो बिल्कुल सरकार भी बाद में रियलाइज की है कि इस काम को करके तो और भी खराब हो जा रहा था, बड़ा इफेक्ट, फिर जल्दी से उसको बंद करना पे ऑनलाइन अब भेज रही होगी, तो वो अलग एक इशू है। तो लेकिन हम ये बताना चाह रहे थे कि हमारा जो बिहार है उसका जो मैक्सिमम जो खनिज था वो तो झारखंड में चला गया, ये तो पक्की बात है, झारखंड में चला, लेकिन अभी भी बिहार के पास खनिज संपदा है। बिहार का जो साउथ बिहार है, जो जमुई बेल्ट है, आप लोग ध्यान दीजिए, जो जमुई बेल्ट है वो अभी भी खनिज के मामले में बहुत रिच है। अब हमको उस खनिज को, उस खनिज का हमें दोहन करना होगा, उसको एक्सप्लॉइट करना होगा, हमको ज्यादा से ज्यादा उसको निकालना होगा, जिससे हम अपने ऐसा सेटअप वहां पे करना होगा जिससे हम ज्यादा से ज्यादा खनिज वहां से हम निकाल सकें। दूसरी बात, हमारे बिहार की एक और विशेषता है कि हमारा जो उत्तर बिहार है, नॉर्थ बिहार जो है, वो बहुत, उसका जो लैंड है बहुत फर्टाइल लैंड है, और हर बार बाढ़ आता है। बाढ़ आने से क्या होता है, नई मिट्टी आ जाती है, बहुत अच्छी मिट्टी, बहुत फर्टाइल मिट्टी आती है, उसका लेकिन सदुपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। तो इसके तरफ हमारी सरकार को ध्यान देना होगा, और कृषि के क्षेत्र में हम आगे जा सकते हैं। हमारा जो अगर आप साउथ बिहार में खनिज संपदा है उस तरफ अगर हम ध्यान दें, और हमारा जो नॉर्थ बिहार है, उत्तर बिहार जो है, तो इस बेल्ट में अगर हम खेती पर ज्यादा ध्यान दें तो हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। खेती में लगाइए लोगों को, मेहनत है, आप सिंचाई का संसाधन डेवलप कीजिए और वैज्ञानिक तरीके से खेती को कराया जाए तो ज्यादा हम कर सकते हैं। और सबसे है जो लैंड रिफॉर्म लाना होगा, लैंड रिफॉर्म, चकबंदी नहीं हुआ है बिहार में, तो टुकड़े टुकड़े, छोटा छोटा टुकड़ा में जगह जगह बटा हुआ है। ये गांव है, इस गांव के चारों तरफ दूसरे गांव के लोगों का जमीन है, नहीं, इस गांव के लोगों की जमीन इसी के आसपास हो और बड़ा टुकड़ा हो। बड़ा टुकड़ा जब होता है तो खेती करना भी आसान होता है और उसका देखभाल करना भी आसान होता है। तो वो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत, एक चकबंदी के तहत खेत को बंटवारा उस तरह से हो जाए, और जो सिंचाई का जो संसाधन है उसको डेवलप किया जाए, हमारे किसानों को और भी उनको जो सब्सिडी दिया जाए, जैसे आपका हो गया तमाम खाद हो गया, जो किसानों का जो यंत्र है उस पे उनको हाईली क्वालिफाइड किया जाए, किस तरह से वो अच्छे ढंग से खेती कर सके। इस तरह से हम अपने बिहार को और भी विकसित कर पाएंगे। तो ये सब तो हुई बातें। देखिए, हम एक चीज हम अपने जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय
उनके विषय में ये कहना चाहूंगी कि बहुत ध्यान दे रहे हैं अभी हमारे जो भी हमारे मजदूर भाई लोग या जो हमारे अप्रवासी जो हमारे भाई लोग थे वो जब लौटे हैं उनको काफी ख्याल किया गया है। बसेस से उनको उनके जिला में पहुंचाया जा रहा है, लोकल ट्रेन भी चलाया गया है काफी मात्रा में और उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। उसके लिए मेरा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बलथरी चेक पोस्ट पे तमाम बसेस लगा करके उनको भेजना, उनको पहले खिला करके तब उनको बैठाना बसेस में। उसके बाद ट्रेन जलालपुर स्टेशन से जैसे ट्रेन एकदम चला जा रहा है, 6-7 ट्रेन वहां से एकदम चल रहा है, कोई सहरसा जा रहा है, अररिया जा रहा है, इस तरह से जो दूर दराज जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे उनको लगातार भेजा जा रहा है ट्रेन में बैठा करके। तो एक बहुत ही बड़ा प्रशंसनीय काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने देखिए उन्होंने 2 बार मुझे बिल्कुल मैं भूल नहीं रही हूँ, उन्होंने 2 बार इसकी बात मांग की थी 2 सत्र में, मतलब कि दोनों बार उनका एक था कि बिहार को स्पेशल दर्जा दे दीजिए, बिहार को स्पेशल दर्जा दे दीजिए। उस समय लोगों को ये लगा था कि यह बिहार को क्या, बिहार तो बहुत ये है, लेकिन आज पूरे भारत में ही नहीं विश्व में पूरा टीवी पे दिखाया जा रहा है। ये देखिए बिहारी ऐसे जा रहे हैं, बिहार में इतनी गरीबी है कि सारे लोग बाहर में कमाने जाते हैं, बिहार में कुछ काम ही नहीं है। तो बिहार को तो स्पेशल दर्जा देना होगा, इसको विशेष एक पैकेज जब तक आप नहीं दे पाएंगे तब तक ये जो पलायन है, बिहार के लोगों का पलायन है दूसरे देश में, दूसरे देश में तो है ही, दूसरे देश में तो जाते ही हैं, और जो दूसरे प्रदेशों में भी जा रहे हैं उस जो कैपेबल लोगों को अगर हम अपने प्रदेश में लगाएंगे तो बेशक हमारा प्रदेश जो है बहुत आगे बढ़ेगा। तो अभी हमारा कंसंट्रेशन जो है वो इस तरफ होना चाहिए। दूसरा, हम अपने प्रधानमंत्री के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी, उनके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भले थोड़ा लेट किए हैं लॉकडाउन में, लेकिन अगर उस समय भी अगर लॉकडाउन नहीं लगाए होते, हालांकि बहुत सारे जो हमारे विदेश के बहुत सारे ऐसे कंट्री है जैसे अमेरिका ही है या बहुत सारे और भी कंट्रीज हैं जो बहुत देर से वहां पे लॉकडाउन हुआ। हम लोग बहुत समय पे लेट ही सही, कुछ लोगों का ना बहुत लेट हुआ, लेकिन फिर भी लेट हुए फिर भी हम टाइम से थे। अगर आज लॉकडाउन नहीं लगा रहता तो सोचिए आज 1 लाख है ना, हम लोग आज 10 लाख से भी ज्यादा लोग होते। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व की क्षमता है और हमारे देश के सारे लोगों का उन पर विश्वास भी है, भरोसा भी है, तो निश्चित रूप से हम इसमें सक्षम हुए हैं। उनका नेतृत्व में हमारी आस्था भी बढ़ी है। तो साथ ही साथ लेकिन हर काम क्या, मेरा एक भी एक है, हर चीज दूसरा पर मोदी ने ये कर दिया, मोदी जी ने, हर काम क्या प्रधानमंत्री करता है क्या? हर काम प्रधानमंत्री नहीं करता है, हर काम रैंडम प्रधानमंत्री के दिमाग में भी नहीं आ सकता है। लेकिन उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनके जो और सलाहकार लोग हैं वो क्या कर रहे थे, वो भी तो सलाह दे सकते थे। अब हो रहा है कि लॉकडाउन 1 में ये होना चाहिए था, 2 में होना चाहिए, 3 में होना चाहिए, 4 में होना, वो एक ही बार क्यों नहीं बता दिया गया था कि 1 में ये होना था, 2 में ये होगा, 3 में होगा, 4 में होगा। तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का काम था, ये सलाहकार लोगों का काम था कि पहले ही बता देना। सलाहकार लोगों का काम था कि वो 3 दिन पहले से जो घोषणा करे थे कि 22 कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा या जो लॉकडाउन को लेकर के जो 3 दिन पहले से चल रहा था न्यूज पोर्टल पे के आने वाले हैं, 3 दिन पहले से ही लोगों को अगर पहले पता लग जाता है कि इस तरह लॉकडाउन की घोषणा करने वाले हैं, तो जो 3 दिन में जो ये लोग भाग दौड़ करने लगे थे बाद में, उसी समय अपने अपने राज्यों में चले गए रहते। तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री के मत्थे सब कुछ मर के हम नहीं बच सकते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि अपने प्रदेश का विकास के लिए तो हमें बहुत जरूरी है कि यहाँ के लोगों को हम काम दें। और अब हमारा सबसे जो अब बजट जो बनता है, चाहे मेरा देश का बजट हो या हमारे प्रदेश का बजट हो, सबसे अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमारा बजट का जो होगा, मुख्य जो होगा बजट, वो पहला जो खर्च होगा वो होना चाहिए स्वास्थ्य पे, फिर शिक्षा और रोजगार। इन 3 चीजों पर हमको बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा रखना पड़ेगा, न कि अन्य चीजों पर।
तो इन चीजों पे जब रखेगा तो अभी देखिए क्या हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर क्या हुआ है, कभी स्वास्थ्य पे हम लोगों ने उतना ध्यान ही नहीं दिया, बात ही नहीं की। हम और अन्य झमेला में रहते हैं, उसी में हम लोग अपना झगड़ते रहते हैं। लेकिन हम लोग का क्या हुआ कि अब लगा जैसे जिसके पास पैसे वाले हैं, जैसे हम लोग छोटे से जगह में हैं, पैसा है, अरे क्या है, चले जाएंगे एम्स में, चले जाएंगे दिल्ली जाके दिखा लेंगे, अरे बहुत होगा तो अमेरिका चले गए, अरे बहुत होगा तो पटना चले जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें अपने राज्य को सबसे पहले विकसित करना होगा। हमें पहले अपने जिले को विकसित करना होगा। जिले का जो सदर हॉस्पिटल है उसको सबसे डेवलप करना होगा, और हमारा जो स्टेट का है उसको तो करना ही है, लेकिन जिला का भी जो हॉस्पिटल है उसको भी बहुत, क्या वहां पे वेंटिलेटर है, क्या वहां पे ऑक्सीजन कितना है, क्या है, मतलब हर चीज एकदम वेल इक्विप्ड होना चाहिए। हमारा जो सदर हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या हमारा जो पीएचसी भी है, वहां भी कम से कम बहुत जरूरी जो सामान वो तो कम से कम रहे कुछ मात्रा में, कि अचानक से जो इमरजेंसी में वही पीएचसी में उसका ट्रीटमेंट हो जाए, उससे थोड़ा सा तब हमारा आ जाए वो डिस्ट्रिक्ट में, और फिर डिस्ट्रिक्ट से जो काम का नहीं हो वो फिर हमारे स्टेट में जाए, और स्टेट बाहर अदर स्टेट में जाए या कैपिटल में जाए। पहले ही हम लोग के पास पैसा है तो हम विदेश चले गए, पैसा है तो हम दिल्ली चले गए। आम जनता का अब हमको सोचना होगा, और आज कोरोना में पता लग गया कि स्टेट में ही आपको रहना है, और स्टेट और अदर स्टेट दोनों का अंतर पता लग गया कि हमें अपने स्टेट को कितना मजबूत करना होगा। इससे मुझे लगता है कि सब कोई सहमत होंगे, और हमें आपसी झगड़ा झंझट ये वो बहुत सारा जो छोटी छोटी बातें जो है, क्षेत्रीय जो बातें हैं, हमारा कास्ट सिस्टम है, इन सब चीजों से परे हट करके हम लोगों को इस सब विषयों पर ध्यान देना होगा। तो 3 चीज है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमको लड़ना है, फाइट करना है। जय हिंद।